नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, 21 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी कम कॉस्ट में पेड कोर्सेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर प्रकार के पेड कोर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आपने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है तो हमारे फुल पेड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पूरी तैयारी करवाई जाती है, प्लस आपको स्टडी मटेरियल भी पूरा दिया जाता है। इसके अलावा आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको डेली क्वेश्चंस दिए जाते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स आपके क्वेश्चंस को चेक करते हैं, प्लस आपको फीडबैक देते हैं। राइट, तो ये आप जो पूछेंगे, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हर प्रकार के आपके पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइज, इस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। तो ये एग्जैक्टली टेक्निकली पेपर 1 की न्यूज नहीं होगी, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही न्यूज है। पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन मुझे आपको बतानी है, वो मैं भी आपको बता दूंगा। बट ये जो मामला है गाइज, ये एक काफी बड़ा मुद्दा जो है वो अब डेवलप हो रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। आप देख रहे हैं कुछ महीनों से हम लोग लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो गैप्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो इश्यूज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमने देखा था कि जो इशू जो था वो काला पानी टेरिटरी को लेकर था, वो हम लोग को देखने को मिला। दूसरा जो इशू देखने को मिला कि नेपाल ने एक मैप रिलीज कर दिया था, जिस मैप में उसने इंडिया की क्लेम्ड टेरिटरी को अपने कंट्रोल में दिखा दिया था, यानी कि उसके अंडर दिखा दिया था उस मैप के अंदर। तीसरा जो मुद्दा हमने देखा वो ये देखा कि नेपाल के द्वारा जो है वो उसके जो प्राइम मिनिस्टर है, करंट प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा कहा गया था कि इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो नेपाली प्राइम मिनिस्टर को सत्ता से हटवाना चाहती है, निकालना चाहती है, वो नेपाली प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं करती। तो ये तीसरा मुद्दा चला था। चौथा मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा सामने आया है। ये भगवान राम के जन्म स्थान से रिलेटेड मुद्दा है। नेपाल क्लेम कर रही है कि भगवान राम का जन्म जो हुआ था वो नेपाल के अंदर हुआ था और जो एंशिएंट सिटी अयोध्या थी उसकी ओरिजिनल लोकेशन जो है वो नेपाल के अंदर है। और ये बताया गया है कि थोरी नाम का एक जगह है, एक विलेज हम लोग को थोरी नाम की देखने को मिलती है, गांव है। तो ये बताया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है नेपाल के द्वारा कि ये रियल बर्थ प्लेस है भगवान राम की। और नेपाल अभी प्लान इसी प्रकार से कर रहा है कि इस जगह को, कि वो आर्कियोलॉजिकल साइट जो है उसको एक्सप्लोर करेगा। ये थोरी बताया जा रहा है यहाँ पर, तो ये एक्सप्लोर करेगा। तो ये चीज है। तो आपसे देखो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि थोरी अभी रिसेंटली न्यूज में था, ये जगह कहाँ पर लोकेटेड है? याद रखना नेपाल के अंदर लोकेटेड है। और देखो, एंशियंट हिंदू रिलीजियस साइट ये हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि काफी सारी ऐसी जगह है जो कि हिंदू रिलीजियस से बिलोंग करती है ये। बट यहाँ पर भगवान राम का की जो जन्म स्थान है अयोध्या, वो यहाँ पर जो डिक्लेयर कर दिया गया, वो बहुत बड़ी गलती कर दी है नेपाल ने। और मैं आप लोग को भी बताना चाहूंगा कि आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि आपको पॉलिटिक्स और रिलीजन, इन दो चीजों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और वो भी अच्छी खासी डिस्टेंसिंग, ठीक है? रिलीजियस और पॉलिटिकल, क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दे में भी आपको न्यूट्रल रहना है, रिलीजियस मुद्दों में भी न्यूट्रल रहना है। आप जो है वो अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम्स जो है वो बेकार है, और अगर आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हो तो आपके लिए हिंदू बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इक्वली सबको ट्रीट करना है। क्योंकि यहाँ पर मैं अक्सर देखता हूँ कि कई बार मैं पॉलिटिकल बातें कभी कभी कुछ कह देता हूँ, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही मैंने बोल दिया, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी, पोस्ट को ऑनर कर रहा हूँ। वो जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है उसको मैं ऑनर कर रहा हूँ, उसको मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, राइट? ना कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनको, राइट? तो ये चीज, ये डिफरेंस होता है। तो वैसे ही आपको इस प्रकार की अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, चाहे वो रिलीजन के केस में हो, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड के केस में हो। रिलीजन के मुद्दे में तो बिल्कुल कुछ मत कहना, नहीं तो बहुत पिटाई पड़ेगी। क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर रिलीजन के मामले में दंगे, लड़ाई, सब कुछ हो जाता है, मार तक दिए जाते हैं लोग बाग। तो इसलिए आप तो ब्यूरोक्रेट हो, आपको ये सब चीजें बहुत गंभीरता से समझनी होगी कि रिलीजन मुद्दों पर आपको जो है वो कोई भी डिसीजन नहीं देना है, ठीक है? ये चीज याद रखना। और अभी जो मामला जो उठाया है नेपाल ने,
ये बहुत गंभीर मामला उठा दिया है और इसको लेकर इंडिया की जो सिविल सोसाइटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो सिविलियंस है हमारे, उनका बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन अब नेपाल की तरफ आ रहा है। और नेपाल अब बहुत बड़े प्रॉब्लम में इस चीज को लेकर अब आगे चल के पड़ सकती है, क्योंकि ये बहुत ही गलत क्लेम जो है वो अब कर दिया है नेपाल ने। अभी तक तो चलो ठीक है, टेरिटरी का था कि हाँ भाई हमारी कंट्री के अंदर ऐसे ही ना कि अगर आप हमारे घर में कब्जा कर रहे हो तो कर लो, पर मंदिर में या मस्जिद में मत कर लेना, नहीं तो मार दिए जाओगे। समझ रहे हो? तो यही चीज कुछ हो गई अब नेपाल के साथ, और नेपाल इज एन बिग प्रॉब्लम नाउ। तो ये चीज पता होनी चाहिए थोड़ी सी आपको। हालांकि ये टॉपिक पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन वाइज ही था, बट इस टॉपिक का जो ब्रॉड सेंस है वो पेपर 2 के अंदर है, जो कि मैंने भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। और नेपाल और इंडिया के इश्यूज तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, गैप आते ही जा रहे हैं। और पेपर 1 से रिलेटेड गाइस एक ही टॉपिक था। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की यहां पर बात हो रही है। पहला केस सामने आया है 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट और नेशनल चैंपियन वेट लिफ्टर प्रदीप सिंह जी का। ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में पॉजिटिव आए हैं। इनको 4 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, और इनके ब्लड सैंपल जैसे ही पॉजिटिव आया उसके बाद, और इनको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा जो है वो बैन कर दिया गया है, कंपटीशन से बाहर रहने के लिए कहा है कि ये किसी भी कंपटीशन में भी एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का इनका रिजल्ट जो था वो पॉजिटिव आया। अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या है, देखो नाम से समझ में आ रहा है, ह्यूमन की ग्रोथ वाला हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो कि ह्यूमन की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हेल्प करेगी आपको। तो इसमें जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, तो ये जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये इंसान है, और अगर ये इंसान अगर इंजेक्शंस वगैरह लेंगे तो इंसान जो है वो इस प्रकार के बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है इस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के अंदर। लोग आपने देखा होगा, काफी सारे लोग बाग जो होते हैं, जैसे कि एथलीट्स वगैरह की फील्ड वाले जो लोग बाग होते हैं, ये कई सारे ड्रग्स वगैरह लेते हैं, इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। ड्रग्स यानी कि वो नशा वाला नहीं होता इनमें, इनका जो ड्रग होता है वो अलग टाइप का होता है, जिससे कि उनको एनर्जी मिलती है। जैसे कि आपने कई बार मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, रेसलिंग वगैरह की जो मूवीज होती है उसमें सामने वाला जो अपोनेंट है वो चीटिंग करता है, वो इस प्रकार की कुछ ऐसी चीज, ऐसा ड्रग जो है वो ले लेते हैं जिसके अंदर, जिसके कारण उनके पास एनर्जी आ जाती है बहुत ज्यादा, राइट। और उनके जो टिश्यूज वगैरह जो होते हैं वो तुरंत रिपेयर होने लगते हैं, जिससे कि उनको थकावट नहीं होती और बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी कि उनकी बॉडी जो होती है वो मारते हैं तो उनको लगती नहीं है, उनको मतलब दर्द का एहसास नहीं होता, यानी कि सुन पड़ जाती है एक तरह से बॉडी। और वो जब मारते हैं तो सामने वाले को दर्द होगा, और वो मारेंगे, जैसे कि नशे में नहीं होता, जैसे इंसान जो होता है वो नशे में होता है, उसको मारोगे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं इन सब चीजों के कारण। तो वैसे ही कुछ ड्रग्स वगैरह भी इस प्रकार के होते हैं जो ऐसे सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं, और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि बॉडी के डेवलपमेंट में काम करते हैं, ठीक है, ग्रोथ में। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये वेट लिफ्टर है, तो इन्होंने अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए ऐसा हार्मोन जो है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है उसको इस्तेमाल किया था, और जो कि बैंड है, ऐसा करना जो है वो गैर कानूनी है। तो इसको लेकर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने उनको कंपटीशन से बाहर कर दिया और बैन कर दिया। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तो ये क्या करता है, मसल मास को इंक्रीज कर देता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, टिश्यू रिपेयर इफेक्ट भी साथ ही साथ इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। और ये डोपिंग एजेंट जो है उसकी इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, डोपिंग एजेंट की तरह, राइट। और पावर और एंड्योरेंस स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे कोई एथलीट होते हैं, उनको अगर बहुत लंबी दूरी तक भागना है तो उसके लिए भी ऐसे कुछ ड्रग्स आते हैं, ऐसे कुछ एनर्जी वाले ड्रग्स आते हैं, जिससे कि उनको काफी एनर्जी मिल जाती है ना। तो ये चीज है, और ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, और इसको पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ब्रेन के बेस में जो पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखो क्वेश्चन ये बनेगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहां पर सिक्रीट होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये चीज आपको याद रखने की, इसके द्वारा ये सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा जब ये ग्लैंड रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन को, तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि एक प्रोटीन जो है वो निकलता है, और इस प्रोटीन को IGF-1 के नाम से जाना जाता है, और ये प्रोटीन लिवर से जो है वो रिलीज होता है, निकलता है, सिक्रीट करता है लिवर इस प्रोटीन को। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। और ये जो प्रोटीन जो होता है वो ह्यूमन की बोन्स जो होती हैं, मसल्स जो होती हैं, और जो दूसरे टिश्यूज होते हैं उसके ग्रोथ को बहुत तेज कर देता है, राइट, बहुत ज्यादा तेज कर देता है। तो ये चीज है, इसके बारे में जो 2-3 चीजें आपको बस ध्यान में रखनी है। अब थोड़ी सी बात कर लें वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की। तो इसका फाउंडेशन जो किया गया था वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा किया गया था, और ये कनाडा के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें मेन टारगेट ये है कि स्पोर्ट्स जो होना चाहिए वो नेचुरल तरीके का होना चाहिए, यानी कि स्पोर्ट्स में कोई भी ड्रग्स वगैरह या इस प्रकार के जो केमिकल कंपाउंड्स वगैरह है, इसका इस्तेमाल करके लोग जो है वो चीटिंग ना करें। तो इस पर ये टारगेट होती है कि ये कोऑर्डिनेट करती है, मॉनिटर करती है, और ये ड्रग्स के अगेंस्ट जो है वो फाइट करती है स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश 1999 में किया गया था एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा। इसको स्पोर्ट्स मूवमेंट जितने भी होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट होती है पूरे दुनिया भर की, तो वो इक्वली इसको फंडिंग देती हैं, इस बॉडी को।
इसका हेडक्वार्टर कनाडा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वहां पर ये हम लोग को देखने को मिली थी, तो इसका हेडक्वार्टर कनाडा मॉन्ट्रियल में हम लोग को देखने को मिलता है। ये जो एजेंसी जो है, इसकी एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करें, साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करती है, एजुकेशन का काम करती है, अवेयरनेस का काम करती है, एंटी डोपिंग कैपेसिटीज को डेवलप करती है, मॉनिटर करती है, राइट, वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड्स वगैरह। और टारगेट किया जाता है कि यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है, यूनेस्को का जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह है डोपिंग के अगेंस्ट स्पोर्ट्स के अंदर, तो उसको इंप्लीमेंट करने का भी, उसको लागू करने का भी काम जो होता है, उसके प्रोविजंस को लागू करने का काम भी इस वाडा का हम लोग को देखने को मिलता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसके बारे में जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रिनिटी टेस्ट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रिनिटी टेस्ट 16 जुलाई को एग्जैक्टली 75 साल पहले साइंटिस्ट ने एक टेस्ट किया था, गैजेट, और दुनिया का पहला ये एटॉमिक बॉम्ब था, जिसको बाद में जाकर नाम दिया गया ट्रिनिटी, ट्रिनिटी टेस्ट, जो टेस्ट किया था। तो 75 साल पहले साइंटिस्ट ने पहली बार एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट किया था, और इसी टेस्टिंग को ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए, ट्रिनिटी टेस्ट किससे रिलेटेड है? एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड। दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट हुआ था, और मात्र 1 महीने से भी कम के समय के बाद हम लोग को देखने को मिला, यानी कि लेस देन अ मंथ लेटर, यानी कि 1 महीने के बाद, 1 महीने से कम समय के बाद ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसको फैटमैन नाम दे दिया गया, और इस न्यूक्लियर बॉम्ब को जापानीज सिटी नागासाकी के अंदर ड्रॉप किया गया, और वहां पर हजारों की मात्रा में लोगों की मौत हो गई। उसका रेडिएशन आप जानते हैं कि आज भी वहां पर है। अब ऐसा नहीं है पहले के मतलब उतना नहीं है जितना पहले था, बट फिर भी इतना है कि वहां पर अगर कोई इंसान 48 आवर्स तक रहेगा तो उसको चक्कर वगैरह आने लगेंगे और उसकी तबीयत एकदम से खराब होने लगेगी। पहले के समय तो रेडिएशन बहुत था, मतलब वहां पर अगर कोई चले जाए तो वो उसके बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह डैमेज हो सकते थे। इवन वहां पर कोई बच्चा अगर बर्थ लेता था या लेती थी, तो उनके भी बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते थे वो खराब हो जाते थे, यानी कि विकलांग या दिव्यांगजन बच्चे जो है वो बर्थ लेते थे। ये चीज जैसे कि भोपाल में हुआ था, भोपाल गैस कांड आपको पता होगा। वो भोपाल में जो गैस कांड हुआ था, तो उसमें भी यही सेम कंडीशन आई थी। उसका भी रेडिएशन इतना ज्यादा था कि उस एरिया पर जब कोई आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे अगर जब बर्थ लेते थे, तो उनको भी वेरियस प्रॉब्लम्स जो है वो होती थी, राइट। ऐसा सामने आया, कई सारी रिपोर्ट सामने आई, और इसीलिए तो जैसे कि जो हम लोग को देखने को मिला था कि जो ये कंपनी का क्या नाम था, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी, तो उसने करोड़ों रुपए जो है वो मुआवजे के तौर पर दिए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बीएमएचआरसी एक हॉस्पिटल है भोपाल के अंदर, भोपाल मेमोरियल के नाम से वो फेमस है। वो हॉस्पिटल बीएमएच इसका यूनियन कार्बाइड की देन है कि जितना भी वहां पे खर्चा होता है जो गैस पीड़ित के जो लोग हैं उनका, तो वो फ्री में वहां पर इलाज किया जाता है। और नॉट इवन दैट, जो जो लोग उस गैस पीड़ित के समय पर इफेक्टेड थे, उनके बच्चों को भी वहां पर फ्री में इलाज हो जाता है, यानी कि फ्री में उनका इलाज। तो ये चीज है। तो इस प्रकार आप सोच सकते हो, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका इफेक्ट जो होता है, जब एक भोपाल में जो गैस कांड हुआ था एक छोटे से एरिया पर, उसका जब उस गैस रेडिएशन का इफेक्ट इतना गंभीर रहा, तो आप सोच सकते हैं कि जो जापान के अंदर जो इशू हुआ था, इंसिडेंस हुआ था, उसका कितना भयानक हुआ होगा। आज की डेट में रेडिएशन कम है, बट नहीं खत्म होगा है ऐसा नहीं कहते हैं। और इवन कई सारी स्टडीज के द्वारा ये भी कहा जाता है कि वहां पर जो ये भांग का जो पेड़ होता है ना, भांग का पेड़, एग्जैक्टली उसका क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा, भांग का जो पेड़ होता है, उसको वहां पर लगाया गया था इसको कम करने के लिए, रेडिएशन को कम करने। अब ये कितना सच है कितना नहीं है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट फिर भी हाँ, ये बात तो कही जाती है कि जो भांग का जो पेड़ होता है उसके अंदर काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज काफी अच्छी अच्छी होती है, और इवन ये भी कहा गया है कि वो रेडिएशन तक को जो है वो रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये जो भांग वाली जो बात मैंने आपको बताई है, इसको आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। ऐसा मैंने कहीं पर सुना था, और किसी पता नहीं किस सोर्स पे सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा ऑफिशियल सोर्स था या ऐसा ही था, बट फिर भी अगर आपको पता हो तो कभी बताइएगा। बाकी अपना टाइम बस वेस्ट कीजिए। और बाकी पहले जो भोपाल की जो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई यूनियन कार्बाइड की, वो एग्जैक्टली से मतलब एग्जैक्टली 100% ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू डिक्लेयर्ड स्टोरी जो मैंने आपको अभी बताई थी। और आप लोग को सुपर बॉम्ब या फिर गैजेट के बारे में जानना क्यों जरूरी है गाइस, तो यूएसए का एक प्रोजेक्ट है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, जिस प्रोजेक्ट का नाम है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट का ही जो है वो पार्ट था, जिसके तहत ये सुपर बॉम्ब या फिर गैजेट जिसका नाम रखा गया, डेवलप किया गया था। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है गाइस, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्ड करने के लिए प्रोजेक्ट था, और ये स्पेशली टारगेट किया जा रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो है ये हेल्प करें, यानी कि अपनी डिटरेंस पॉलिसी ये दिखाएं कि हमने जो है वो एक खतरनाक बॉम्ब बना लिया है वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे। तो यूएसए को वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी सुपीरियरिटी को जो है वो शो करना था, तो इसके लिए इसने ये बॉम्ब बनाया। सुपर बॉम्ब की अगर हम लोग बात करें, तो ये डिजाइन किया गया था एक साइंटिस्ट की टीम के द्वारा, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर। तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, तो ये इनका नाम है गाइस।
ये टीम की जो साइंटिस्ट थी उनके जो हेड थे वो यही थे, जे रॉबर्ट, और ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर, और इनको बाद में जाकर फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जाना गया। क्वेश्चन ये बनेगा फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कौन से हैं, तो आपको जे रॉबर्ट ओपेनहेमर का नाम जो है वो पता होना चाहिए। और जो ये पूरा टेस्ट कंडक्ट किया गया था ये लॉस एलमोस से 337 किलोमीटर की दूरी पे किया गया था। एक जगह है बॉम्बिंग रेंज के नाम से, ये जगह फेमस है, आलमगाड़ो बॉम्बिंग रेंज जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था। और ये जो रेसिडेंट जो थे न्यू मैक्सिको के, तो उनको बिल्कुल भी वार्निंग नहीं दी थी कि ऐसा कुछ टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है। और इसका जो रेडिएशन था, यहाँ पर जो टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है उसका रेडिएशन बहुत ही खतरनाक था। और इस रेडिएशन को गाइस बताया जाता है कि सालों तक इग्नोर किया गया कि यहाँ पर कोई टेस्ट हो रहा है। सालों तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, ना पब्लिक को, ना ऑफिशियली गवर्नमेंट ने रिलीज करी। धीरे धीरे करके चीजें सामने आई। कैसे सामने आई? धीरे धीरे करके यहाँ पर छोटे बच्चों की, जिनकी उम्र 5 साल से कम की थी, उनकी मौत होना शुरू हो गई। न्यू बॉर्न बेबीज की मौत होना शुरू हो गई। यहाँ पर कैंसर के केसेस बढ़ते बढ़ते जा रहे थे। लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि वो किस डेंजर में है। तो आप सोच सकते हो, स्थिति इमेजिन करो आप ये वाली। इसके अलावा यहाँ पर डस्ट जो थी वो एकदम से ज्यादा हो गई थी, बढ़ गई थी डस्ट, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग हो रही थी। बॉम्ब की टेस्टिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जमीन से जो धूल उड़ेगी, राइट, तो ये धूल जो थी वो 100 माइल्स दूर तक जो है वो ट्रैवल कर जाती थी। तो इसके कारण वहां पे जो एरिया है, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, रेसिडेंट्स जो हैं, उनको बड़ी धूल आ रही थी। वो सोच रहे थे कि यार कुछ सालों तक तो बढ़िया फ्रेश एयर थी, अब अचानक से ये क्या डस्ट और पोल्यूशन कैसे हो रहा है इतना ज्यादा। तो वो ये सब चीजें समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से हो क्या रहा है। और कई सारी फैमिलीज कंप्लेन ये कर रही थी कि उनके जो लाइफ स्टॉक थे, यानी कि उनके जो पशु वगैरह जो थे, गाय वगैरह, भैंस वगैरह, बैल वगैरह, जो गोड्स वगैरह, तो ये जो पशु वगैरह थे उनके, तो इनके पशु की स्किन जल रही थी, पशु को पीड़ा हो रही थी, ब्लीडिंग हो रही थी, पशु के हेयर लॉस हो रहे थे। तो इस चीज को लेकर भी उनके अंदर बहुत कंफ्यूजन थी कि अचानक से क्या हो रहा है एकदम से। और फिर बाद में जाकर 1990 में फेडरल गवर्नमेंट ने एक रेडिएशन एक्सपोजर कंपनसेशन एक्ट RECA ये पास किया, जिसके तहत क्लियर हुआ कि हाँ, यहाँ पर एक बड़ा मामला था, बड़ा इशू था, और जिन लोगों ने, जो लोगों की हानि हुई, तो उनको कंपनसेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। यानी कि जो भी लोग रेडिएशन के एक्सपोजर में थे तो उनको कंपनसेशन मिला। तो काफी सालों बाद ये चीज हुई। और आज की डेट में कितनी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? तो टोटल 75 ईयर्स के बाद, ट्रिनिटी टेस्ट के बाद, हम लोग को देखने को मिला कि 9 कंट्रीज के पास अराउंड पूरे दुनिया भर में आज की डेट में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये जो कंट्रीज हैं न्यूक्लियर वाली कंट्री, ये USA, UK, रशिया, फ्रांस, इंडिया, चाइना, इजराइल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। इन कंट्रीज के नाम आपको थोड़े से फिंगर में जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एटलीस्ट 8 कंट्री हैं जिन्होंने 1945 के बाद से करीब 2000 न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन कंडक्ट किए। और अभी जो रिसेंट जो कंडक्ट हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट का, वो इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया गया था। 5 एक्सप्लोजन इंडिया ने किए थे पोखरान सेकेंड टेस्ट के दौरान 1998 में। और पहला टेस्ट जो कंडक्ट किया गया था, जिसका नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा, ये 1974 में किया था। एंड एक और चीज है गाइस, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एक शम्स करके एक पर्सनालिटी है, जर्नलिस्ट है बेसिकली। वो काफी अच्छी अच्छी रियल स्टोरी सुनाते हैं। उनकी कभी आपको मौका मिले तो इनकी स्टोरी आप एक बार सुनिएगा। मोरारजी देसाई से रिलेटेड उनके, मतलब आप लिखिएगा, शम्स लिख दीजिएगा, SHAMS, ताहिर मेरे ख्याल से उनका नाम है, ताहिर। तो वहां पे लिखिएगा आप। और क्राइम तक के ये हैं, यानी कि ये आज तक जो है टीम, तो उसी के मेंबर हैं, ये आज तक न्यूज चैनल के जर्नलिस्ट हैं। तो काफी शानदार पर्सनालिटी इनके, जो आपको ये जो स्टोरी सुनाते हैं तो उसमें आपको काफी इंस्पिरेशन मिलेगी, मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में जानने के को भी मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल जी, तो उनकी अगर आप स्टोरी सुने तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि वो एक IPS थे। UPSC क्वालिफाई किया था उन्होंने, और मेरे ख्याल से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस समय उन्होंने UPSC क्वालिफाई कर दिया था। और काफी ब्रिलियंट पर्सनालिटी थे। और वो पाकिस्तान में भी रुके थे, और पाकिस्तान में भी उन्होंने काफी सारे मिशंस कंडक्ट किए थे। इस ऐसे ही एक स्टोरी उन्होंने मोरारजी देसाई के ऊपर सुनाई हुई है। मोरारजी देसाई हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये जो पर्सनालिटी थे गाइस, इनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हमारे काफी सारे रॉ के एजेंट्स की मौत हो गई थी। और ये जो मैं अभी आपको ये टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा जो था ना, ये 1998 ये पोखरान सेकंड टेस्ट का ही पूरा मुद्दा था। इस टेस्ट के बाद हम लोग को देखने को मिला, यानी कि पोखरान जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था, एक्चुअली में 1974 से ही पाकिस्तान ने सोच लिया था कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कराएगी। और जब
उस समय हमारी जो इंटेलिजेंस फोर्स जो थी, रॉ जो थी हमारी, वो इतनी एक्टिव थी पाकिस्तान के अंदर, इतनी ज्यादा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे पास पता लग चुका था कि पाकिस्तान के पास कहाँ पर, किस जगह पर न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है, यानी कि किस जगह पर पाकिस्तान न्यूक्लियर बना रहा है, वेपन को ये बना रहा है, राइट। तो उस अभी तक तो न्यूक्लियर रिच कंट्री नहीं थी पाकिस्तान, क्योंकि आप जानते हो गाइस कि कोई भी सभी कंट्री के ऊपर जो है वो एक प्रेशर था कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगी, क्योंकि इंडिया ने तो छुप छुपा के बना लिया। आपने वो जॉन अब्राहम की मूवी देखी होगी, पोखरान, तो आपको पता लगा होगा कि कैसे हम लोगों ने जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका की सैटेलाइट से छुप कर बनाए, राइट। कैसे न्यूक्लियर टेस्टिंग हमने अमेरिका की सैटेलाइट से छुप कर करी, तो आपको पूरी चीज पता लगेगा। इस प्रकार की मूवी देखेंगे तो एक इंस्पिरेशन भी मिलती है, बट अभी नहीं। अगर आप अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं तो कोई मूवी वूवी नहीं देखना है, राइट। अभी आपको अपनी तैयारी करना है और ना ही आपको ये वाली स्टोरीज देखनी। जितना मैं बता रहा हूँ उतना काफी है आपके लिए, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको ये बता रहा हूँ कि जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। आपको वो एक आधी घंटे का मेरे ख्याल से उनकी वो सीरीज है, उसको देखने की आपको जरूरत ना पड़े। तो वही चीज थी कि यहाँ पर हमारे जो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने वाला था, और हमारे जो एजेंट्स थे जिनको ऑलरेडी पता लग गया था, तो हम लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। इवन इसराइल को भी हम लोगों ने वो कर लिया था, पार्टनरशिप कर ली थी इसराइल के साथ। इसराइल के जो ट्रूप्स थे वो सबके सब एग्री हो गए थे कि हम लोग एयरफोर्स के थ्रू आएंगे, और हम लोग जिस जगह पर ये कंडक्ट कर रहा है पाकिस्तान न्यूक्लियर की टेस्टिंग, उस जगह पे हम लोग बॉम्ब गिराकर चले जाएंगे, जिससे कि उसका टेस्ट जो है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। तो पूरी बैकिंग हो गई थी। बट इसराइल को सिर्फ फ्यूल जो है ना, एयर फ्यूल, जो वो तो जेट से आते हैं, तो उनको फ्यूलिंग के लिए एक जगह चाहिए थी, इंडिया। तो वो इंडिया की एक जगह मांग रहे थे कि हम लोग जो है वो यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, इंडिया के एक बेस पे, एयरफोर्स के बेस पे। तो वहां पर थोड़ी देर रुकेंगे, फ्यूलिंग करेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बॉम्ब निकालते हुए हम बॉम्ब गिराते हुए हम लोग इसराइल लौट जाएंगे। तो पूरी प्लानिंग हो गई थी, पूरा ब्लूप्रिंट मिल गया, सब कुछ हो गया था। बट रात में मोरारजी देसाई ने काउंटर पार्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया, और कॉल पर उन्होंने बता दिया कि हमें पता है कि कहां पर आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, और टेस्ट की लोकेशन भी दे दी कि यहाँ पर आप जो है वो वेपन बना रहे हो। अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हक्का बक्का हो गया कि यार ये कहां से पता लग गया इनको, ये तो बहुत ही सीक्रेट तरीके से हम लोग मिशन कंडक्ट कर रहे थे। मोरारजी देसाई के द्वारा ये बताने के बाद कहानी ये हुई कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर, और मान के चलो फोन रखने के कुछ घंटों के बाद से ही, हमारे जितने भी एजेंट्स हैं सबकी जान चली गई, सबकी जान चली, क्योंकि वहां की एजेंसी जो है वो सक्रिय हो गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो ये चीज था। बट अभी कभी आपको मौका मिले तो इस स्टोरी को और गंभीरता से सुनिएगा, उन शम्स जी के द्वारा काफी शानदार तरीके से वो सुनाते हैं। तो ये एक इशू था, तो ये एक मुद्दा था, आया था दिमाग में, तो मैंने आपको इसके साथ बता दिया, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, ये तमिलनाडु के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बताई जा रही है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो किया गया है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बताया जा रहा है कि 17 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करी है सिंगापुर, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, एक वर्चुअल समिट के दौरान। और उसके दूसरे नंबर पर आती है महाराष्ट्र, जहां पर 12 एमओयू साइन हुई है। तो ये इन्वेस्टमेंट को लेकर हम लोग को देखने को मिली है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के अंदर अनाउंस हुए हैं, और बताया जा रहा है कि हालांकि अभी एट प्रेजेंट ओवरऑल इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में सबसे कम इन्वेस्टमेंट इस समय हुआ है। बट फिर भी अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु के अंदर हम लोग को देखने को मिले हैं। तो ये थी न्यूज इससे रिलेटेड, जिसके बारे में एक जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्टडी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉवर्टी यानी कि गरीबी की यहाँ पर बात होगी, और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होगी। 270 मिलियन इंडियंस, ये गाइस बताया जा रहा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट के समय पर, यूपीए के समय पर गरीबी से बाहर आए थे 270 मिलियन इंडियंस। और पॉवर्टी का जो डेटा है वो रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा और ओपीएचआई के द्वारा। इन्होंने पॉइंट किया है कि 75 में से 65 कंट्री जो है वहां पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का लेवल जो है वो कम हुआ है, गिरा है, रिड्यूस हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। सन 2000 से 2019 के बीच में मल्टी डायमेंशनल गरीबी गिरी है, उसमें गिरावट रिकॉर्ड की गई है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इससे पहले ये जान लो कि 273 मिलियन इंडियंस जो थे गाइस, ये भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकले हैं, बाहर आए हैं 2005-6 से लेकर 15-16 के बीच में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये लॉन्च किया जाता है यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। ये इन्होंने 2010 में 10 से जो है वो शुरू किया था रिलीज करना। इसकी बेसिक फिलॉसफी और सिग्निफिकेंस ये है कि एमपीआई, सबसे पहले तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये एग्जैक्टली होता क्या है?
तो ये एक प्रकार का आइडिया है जिसमें कहा जाता है कि गरीबी सिर्फ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, यानी कि किसी के पास पैसा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब है, ठीक है। अ, किसी के पास पैसा है तो भी हो सकता है कि वो गरीब है। कैसे? जैसे कि गाइस अगर कोई एक इंसान है, एक फैमिली में मान के चलते हैं कि 7 सदस्य हैं, 7 पर्सन एक फैमिली के अंदर मेंबर्स हैं। एक इंसान कमाने वाला है, उसकी सैलरी उसके लिए, उसकी वाइफ के लिए और उसके 2 बच्चों के लिए सफिशिएंट है। बट उसके ऊपर और भी बर्डन 3 लोगों का आ गया। जब ऐसी स्थिति होती है तब इंसान गरीबी के तौर से गुजरने लगता है, क्योंकि उसके पास कुछ बचता नहीं है और फिर धीरे-धीरे उसकी नीड्स जो है वो कम होती जाती है। अब मतलब उसको कम करनी पड़ती है नीड्स अपनी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो फुलफिल ही नहीं कर पाते अपनी नीड्स को। तो सिर्फ पैसा, सिर्फ इनकम जो है वो पॉवर्टी से लिंक्ड नहीं है, उसके अलावा भी और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि मैंने भी आपको क्या बताया, एक इंसान के पास मेंबर्स अगर ज्यादा हैं तो उसको अपनी बेसिक नीड्स को कम करना होता है। तो जहां पर सेवरल बेसिक नीड्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ये जब कम होने लगती है एक इंडिविजुअल की, तब इंसान जो है वो गरीबी वाले स्टेट में आता जाता है, राइट। और अब जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल को आप ये मत समझना कि उस इंसान जो होगा जिसका मैंने एग्जांपल दिया उसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की होगी, नहीं। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी सैलरी महीने की 30,000, 20,000, 25,000 है, राइट। तो ऐसे लोग अपनी फैमिली यानी कि 4 लोगों के लिए, यानी कि 2 छोटे बच्चे और उनकी वाइफ, उनके लिए खाने पीने और बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनके लिए वो सैलरी ठीक है, राइट। बट अगर और ज्यादा सदस्य हैं परिवार के अंदर और डिपेंडेंट है, बाई चांस ओल्ड है, कोई सीनियर सिटीजन है, उनकी मेडिसिन का खर्चा, उनके चेकअप का खर्चा और भी काफी सारी चीजें आती हैं। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये इंसान के लिए बर्डन क्रिएट करने लगती हैं। फिर इंसान मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की तरफ जाने लगता है। तो याद रखना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी नाम से समझ में आ रहा है कि गरीबी का एक सिंगल डायमेंशन सिर्फ पैसा नहीं है, मल्टी डायमेंशन है। सिर्फ इनकम नहीं है जो कि गरीबी को डिफाइन करती है, ये मल्टी डायमेंशन अप्रोच है जहां पर बेसिक नीड्स जब लैक करती है, हेल्थ, एजुकेशन, राइट, क्लोथिंग, ये सब चीजें जब लैक करने लगती है तब उस समय इंसान मल्टी डायमेंशनल, मतलब उसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बोलते हैं और उस समय इंसान फिर गरीबी में जाने लगता है, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिली है। और 3 डायमेंशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तहत भी हम लोग को एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं, राइट। और जहां ये डायमेंशन हैम्पर हो जाते हैं तो वहां गरीबी जो है वो फेस करने लगता है इंसान। और मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो है ये 3 डायमेंशंस का उपयोग करता है और 10 इसके इंडिकेटर्स होते हैं। 3 डायमेंशंस की मैंने आपको बात करी ली, राइट, जो कि हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये सेम चीज है, बट यहाँ पर एजुकेशन की अगर बात करें तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड चाइल्ड एनरोलमेंट, तो ये एजुकेशन की कैटेगरी के अंदर आता है। इसके इंडिकेटर्स यही हैं कि कितने सालों तक बच्चों की एजुकेशन हुई है, कितने सालों तक, कितने एज पर बच्चे को एनरोल किया गया है स्कूल में, और इसका 1/6 वेटेज जो होता है इन पूरी चीजों का, ये हम लोग को देखने को मिलता है। और टोटल इसका वेटेज होता है वो 2/6, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर सच फिगर्स, सिंपल बस याद रखना, एजुकेशन के अंदर ईयर ऑफ स्कूलिंग को ध्यान में रखा जाता है कि एक बच्चे को अगर एनरोल किया तो किस एज में उस बच्चे का एनरोलमेंट हुआ है। दूसरी बात, उस बच्चे को कितने समय तक उसके पेरेंट ने पढ़वाया है, यानी कि पढ़ाई करवाई है। हेल्थ की बात करें, चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन, ये 2 पर्टिकुलर इंडिकेटर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग, फ्यूल और एसेट्स, इनको ध्यान में रखा जाता है। अगर एक इंसान को जब गरीब कहना है तो तब उसकी सिचुएशन अगर ऐसी हो जहां पर वो ना हेल्थ को अपनी अफोर्ड कर पाए, ना वो एजुकेशन को अफोर्ड कर पाए अपनी और अपने बच्चों की, बेसिकली, राइट। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बर्बाद होना शुरू हो जाए, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें अगर एक इंडिविजुअल को भारी पड़ने लगे, ये सब वो भर ना पाए, तो फिर वो धीरे धीरे करके पॉवर्टी वाले स्टेट में आने लगता है, गरीबी वाले स्टेट में आने लगता है, राइट। तो ये चीजें गाइस हम लोग को देखने को मिली। नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसमें बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान का एक तालिबान लीडर है नूर वाली महसूद, इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तारीक ए तालिबान पाकिस्तान, ये बेसिकली एक टेरर ग्रुप है और इसी का लीडर जो है वो है नूर वाली महसूद। इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। नूर वाली महसूद की अगर हम लोग बात करें तो गाइस इसका काम क्या होता है, ये अलकायदा को सपोर्ट करता है, उनको फाइनेंस ऑफर करता है। अलकायदा जो भी टेररिस्ट एक्ट करती है तो उसके लिए प्लानिंग करता है और इवन ये भी खुद भी कई सारे टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व भी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 ISIL और अलकायदा सैंक्शन कमिटी, इसने ऐड किया है नूर वाली महसूद का नाम, राइट, और अलकायदा सैंक्शन लिस्ट के अंदर। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। तो TTP की बात करें, इसका जो ग्रुप है तारीक तालिबान पाकिस्तान,
तो ये ग्रुप जो है वो ब्लैकलिस्ट ऑलरेडी किया गया था 2011 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इस ग्रुप को और इसका जो एसोसिएशन अलकायदा के साथ उस चीज को लेकर। अब इसके लीडर को जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर अभी अभी किया हुआ है, और नूर वाली की लीडरशिप के अंडर इसने काफी सारे अटैक्स की जिम्मेदारी भी ली थी। इवन इसने पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी डेडली टेररिस्ट अटैक जो हुए थे उसकी जिम्मेदारी तक इस टेररिस्ट ने ली थी। तो ये चीज है गाइस। तो अभी इसको टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया, तो उसके बारे में आपको जनरल जानकारी होनी चाहिए थी। और इसका जो ग्रुप है टीटीपी, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020, ये अवार्ड आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, और जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी सर्विस जब आप करोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये अवार्ड भी आपको मिले। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अवार्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया जाता है, राइट। खुशी हुई थोड़ी सी आप लोग को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुन के, तो यही खुशी के साथ आपको अपनी तैयारी करते रहना है, रुकना नहीं है। अगर आप दिन का 1 घंटा भी वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप गलती कर रहे हो। ये एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो 1 घंटा वेस्ट करने वाली भी नहीं है। 24 आवर्स में आप कितना मैक्सिमाइज करते हो समय। जैसे कि आपके दोस्त आज की डेट में जॉब्स वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सोचो कि आपको 8 घंटे सोना है, 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, और 8 घंटे जॉब करनी है, और आपकी जॉब भी पढ़ाई ही है, समझ रहे हो। तो आप अपनी 8 घंटे सेल्फ स्टडी करो, 7-8 घंटे, और 8 घंटे आप सोचो कि आप पढ़ाई करोगे। अब देखो 16 घंटे तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, बट इसमें अगर आप 9 घंटे या 8 घंटे का भी टारगेट अचीव कर लेते हो, क्योंकि उस बीच आपको और भी काफी सारे काम करने होते हैं, खाना खाना और नहाना धोना और जो भी आपके मिसलिनियस काम जैसे भी होते हैं, राइट। तो आप चाहो तो उन 4 घंटे जो है वो अपने मिसलिनियस काम कर लो, और 12 घंटे का अगर आप टारगेट रखोगे तब जाकर आपका टारगेट 8 घंटे का तो अचीव होगा ही होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टाइम देख के पढ़ना है, आपको फोकस्ड रहकर पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अगर पढ़ोगे तब जाकर ये अवार्ड आपको मिलेगा। चिपका लो अपनी दीवार के सामने, अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक दिन मुझे चाहिए। तो और रोज देखो उसको, आप ऐसे लिख देना वहां पे। अब बात कर लेते हैं इस अवार्ड के बारे में। तो देखिए गाइस, ये अवार्ड जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो इस अवार्ड के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उनके परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किस प्रकार से जो है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और कैसा रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। तो आउटकम इंडिकेटर्स, यानी कि इंडिकेटर्स का मतलब जैसे कि किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ इंडिकेटर सेट किए हुए हैं, जैसे कि किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेस्टेज ज्यादा होता है, पॉल्यूशन ज्यादा होता है, तो वो सब ये इंडिकेटर हो गया। किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्राइम ज्यादा हो रहा है, तो वो एक इंडिकेटर हो गया। तो अगर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस इंडिकेटर पर ट्राई करते हैं, फोकस करते हैं और अचीवमेंट हासिल करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, तो उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। सेकेंडली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 2020 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये अवार्ड दिया गया है। ये चीज अभी से 2020 से ही ऐड की गई है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो क्लॉज है ये इस अवार्ड के लिए, तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्पस के लिए भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा इस अवार्ड के लिए। तो ये चीज जो है वो 2020 में ही आई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली, तो इसलिए आपको थोड़ा याद रखना है। इसके अलावा अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों की भागीदारी, पीपल का पार्टिसिपेशन काफी अच्छा होता है, तो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिकॉग्नाइज किया जाता है। और इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लोगों की ग्रेवियंसेस, लोगों की शिकायतों को हल कर देते हैं, रिड्रेस कर देते हैं, तो उसके लिए भी इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है या फिर रिकॉग्नाइज किया जाता है उनको इस अवार्ड के लिए। और उसके बाद काफी सारे जब कलेक्टर्स नॉमिनेट हो जाते हैं इस अवार्ड के लिए, तो इनको 4 कैटेगरीज में रखा जाता है। 4 कैटेगरीज जो है वो डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वही सेम चीज इंडिकेटर वाली जो बात मैंने आपको बताई थी। दूसरा, इनोवेशन, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनोवेशन होता है तो उसके लिए रखा गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी यहाँ पर है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का मतलब जैसे कोई बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसको अपलिफ्ट करना है, तो उसके लिए जो है अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कुछ इनोवेटिव कदम उठाए या कुछ चीज करी है, तो इसके लिए, इस पर्पस के लिए भी उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, राइट। तो ये चीज है। और नमामि गंगे प्रोग्राम, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये नमामि गंगे प्रोग्राम जो है गाइस, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स को इस प्रोग्राम के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा, राइट, इस अवार्ड दिया जाएगा। और इस कैटेगरी के अंदर बताया गया है टोटल 57 नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटी है, उनमें से सिलेक्ट किया जाएगा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट को, और उसके बाद फिर ये अवार्ड दिया जाएगा नमामि गंगे प्रोग्राम के अंडर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइस इस अवार्ड को 2006 में इस्टेब्लिश किया था, इंस्टीट्यूट किया था। टारगेट किया गया था कि जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर, जैसे कि अगर कोई ऑफिशियल जो है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अगर वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, काम करते हैं, राइट, अलग अलग इंडिकेटर्स के ऊपर, और एक्सीलेंस उनकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके काम में देखने को मिलती है, तो उनको फिर रिकॉग्नाइज करके ये अवार्ड उनको दिया जाता है। और स्कीम जो थी वो 2014 में इसको स्कीम को मॉडिफाई किया, रीस्ट्रक्चर किया। इसके अंदर
जो डिस्ट्रिक्ट, वही जो मैंने आपको इसके बारे में बात करी थी ना, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी अवार्ड दिया जाता है। 2014 के बाद से ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के परफॉर्मेंस जो है उनको भी रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था। फिर 2020 में डिस्ट्रिक्ट, अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्पस के लिए भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ये चीज़ है जिसके बारे में एक जनरल जानकारी आप लोग को पता होनी चाहिए इस अवार्ड से रिलेटेड। और पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। नेशनल बायो फार्मा मिशन की यहाँ बात हो रही है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, BIRC, बिराक, इसके द्वारा अनाउंस किया गया ZY-CoV-D, ZY-CoV-D, ये एक प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है जो कि डिजाइन और डेवलप की गई है जाइडस के द्वारा, राइट। और इसको फंड किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है। और पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है कोरोना वायरस की। एक हमने बात करी थी कुछ दिनों पहले कोवैक्सीन के बारे में, और दूसरी ये जाइडस हम लोग कंपनी के द्वारा बनाई गई जाइकोविट नाम की एक वैक्सीन हम लोग को देखने को मिल रही है कोरोना वायरस की। और पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है ये कोरोना वायरस की, जिसको ह्यूमंस ट्रायल जिसका भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। और DBT है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसने पार्टनरशिप करी है जाइडस के साथ। और ये टारगेट किया गया है कि जल्दी से जल्दी रैपिड डेवलपमेंट जो है, रैपिड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इस वैक्सीन की हो जल्दी से जल्दी, ठीक है। और ये नेशनल बायो फार्मा मिशन के तहत हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है, ये वैक्सीन है, ठीक है, जाइडस। और नेशनल बायो फार्मा मिशन की बात करें, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेटिव मिशन है। इंडस्ट्री और जो एकेडमिक्स होती है ना, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, तो उनका कोलैबोरेशन मिशन ही हम लोग को देखने को मिलता है। टारगेट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन वगैरह, वैक्सीन वगैरह जो है वो डेवलप हो। इसको 2017 में लॉन्च किया गया था 1500 करोड़ रुपए के टोटल कॉस्ट के साथ, और 50% फंडिंग वर्ल्ड बैंक लोन के तहत हम लोग को देखने को मिली थी इसकी, इस प्रोग्राम की, मिशन की। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा, बेराक के द्वारा, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी थी। इस मिशन के अंदर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इनोवेटिव इन इंडिया, I3, इनोवेटिव इन इंडिया। इसमें 3 I आए हैं, आई इनोवेटिव का, इनका आई और इंडिया का आई, तो इसलिए I3 प्रोग्राम इसको कहा जाता है। ये बेसिकली क्रिएट किया गया है कि हम लोग एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर लें बायोफार्मा सेक्टर के अंदर कि जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रमोट हो और रिसर्च डेवलपमेंट और साइंटिफिक जो बूस्ट है वो भी मिल सके, कि हमारी कंट्री के अंदर ही ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, और ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए साइंटिफिक बूस्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च और एडवांसमेंट और डेवलपमेंट, R&D जिसको हम लोग बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसके ऊपर हम लोग टारगेट करेंगे। दूसरी चीज, ये एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए क्योंकि काफी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो ओपन होंगी, तो एंटरप्रेन्योर्स वहां पर हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करने को लेकर ये मिशन के तहत जो है वो इनोवेट इंडिया इन इंडिया I3 जो है वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा ये फोकस करती है 4 वर्टिकल्स के ऊपर। एक डेवलपमेंट की, वैक्सीन का डेवलपमेंट होना चाहिए, इसमें ना ही सिर्फ वैक्सीन, बायोसिमिलर और मेडिकल डिवाइसेस भी इंक्लूडेड है। अपग्रेड करना है हमको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज वगैरह, और वर्ल्ड क्लास जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हम लोग को डेवलप करना है, और डिस्कवरी करते रहना है हम लोग को नए नए प्रोडक्ट्स वगैरह की, इस पर टारगेट किया गया, और मैन्युफैक्चर करना है, राइट। डेवलप करना है ह्यूमन कैपिटल्स, बताया जा रहा है कि ह्यूमंस को ट्रेन किया जाए प्रॉपर तरीके से, जिससे कि हम लोग एक वेल स्किल्ड, वेल नॉलेजेबल ह्यूमन कैपिटल जो है वो डेवलप कर सके। इसमें बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी मदद हम लोग को लेनी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन द सेंस कि देखो, जैसे कि दो कंट्रीज हैं, ठीक है, या फिर 2 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, कंट्री मान लो या कंपनी मान लो। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करती है, और ये कंपनी USA की और ये मान लेते हैं इंडिया की है, ठीक है, तो ये अपनी टेक्नोलॉजी जो शेयर कर रही है, तो इस प्रकार के इंटर लिंकेजेस जो है वो होना जरूरी है। तो इस पर भी जो है वो इसका फोकस या फिर इसके डायमेंशंस, वर्टिकल्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर बात हो रही है इओसिनोफिल काउंट के बारे में। तो देखो, एक प्रकार का ये ब्लड टेस्ट है जो कि टारगेट करता है एक टाइप के व्हाइट ब्लड सेल को, जिसको इओसिनोफिल्स के नाम से जाना जाता है। इओसिनोफिल जो है गाइस, ये एक प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल हैं। ये जब एक्टिव होते हैं, जब एक इंसान को एलर्जी होती है, यानी कि कोई एलर्जिक डिसीज होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, या फिर कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन होती है। ये न्यूज में इसलिए क्योंकि रिसर्चर्स जो है गाइस, इन्होंने टारगेट किया है कि कोरोना वायरस के दौरान अगर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट होता है, तो उसकी बॉडी में इस टेस्ट की मदद से पता लगाया जा सकता है किसी इंसान को कोरोना वायरस है कि नहीं है। क्योंकि इसके बारे में पहले भी हमने डिस्कशन किया हुआ है कि कोरोना वायरस के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि एकदम से हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एकदम से सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। आपको बताओ, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जिनका काम क्या होता है,
इन्फेक्शंस वगैरह से फाइट करना है। इस प्रकार के जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना कि ये जो बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर बॉडी के अंदर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर होता है, तो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज जो है वो काम करती हैं, राइट। तो ये चीज है। तो अब एकदम से बॉडी के अंदर कोई हलचल, एकदम से सक्रिय प्रक्रिया एकदम से शुरू हो जाएगी, तो उस समय अगर इसका टेस्ट कर लिया जाए इस ईओसिनोफिल का, कि इसकी अभी क्या स्टेटस है, इसका क्या ये एक्टिव तो नहीं है, तो उसमें अगर पता लग जाए कि हाँ यार ये एक्टिव है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि एक इंडिविजुअल को कोरोना वायरस है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि कोरोना वायरस के अर्ली डिटेक्शन के लिए जो है वो, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाएगा कोरोना वायरस का एक बॉडी की पेशेंट में, एक पेशेंट की बॉडी में, राइट, तो अर्ली डिटेक्शन होगा तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, उनके सिम्टम्स हावी ना हो उनके ऊपर। क्योंकि कोरोना वायरस में होता ही क्या है कि बहुत समय बाद पता लगता है, और जब पता लगता है जब सिम्टम्स होते हैं वो हावी होने लगते हैं और हालत खराब होने लगती है एक इंडिविजुअल की, राइट। तो वो हालत खराब होने से पहले ही उसको दबा दिया जाए, क्योंकि आज की डेट में ट्रीटमेंट क्या है कोरोना वायरस का, वो यही है कि सिम्टम्स को सप्रेस करना। अगर पहले ही पता लग जाए तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सामने वाले को क्या क्या प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं, सांस लेने में परेशानी और भी काफी सारी चीजें, बुखार वगैरह ये सब चीजें। तो ऐसा ना हो, उससे पहले ही उनको जो है वो एंटीबायोटिक्स वगैरह देकर सप्रेस किया जा सकता है उनके सिम्टम्स वगैरह को, है ना। अब बात की जाए भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की, तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया है एक जोनल मास्टर प्लान को। जोनल मास्टर प्लान के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक जोन को अच्छा बनाना, एक जोन के अंदर डेवलपमेंट करना। और यहां पर किस जोन की बात हो रही है? भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। ये जो जोन है ये गौमुख से लेकर उत्तरकाशी के बीच में हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि करीब कह सकते हो आप 4200 के आसपास का जो स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर करेगा ये। और ये बताया जा रहा है कि चारधाम प्रोजेक्ट जो है, चारधाम रोड प्रोजेक्ट, आपको पता होगा इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले भी हम लोग ने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में। तो इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में भी ये जोनल मास्टर एक्शन प्लान जो हम लोग को देखने को मिल रहा है तो वो हेल्प करेगा। और जोनल मास्टर प्लान जो है ये, तो ये इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो देखो उसके अंदर ये जो जोन है, भागीरथी का जोन है, इसको डेवलप करने की चीजें हैं। अब एक एरिया को डेवलप करना है, उसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहां पर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है उसको उस पर फोकस करना है, यहाँ पर फोकस करना है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर, इरिगेशन, एनर्जी, टूरिज्म, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन सब एरियाज पर फोकस करना है। तो ये जोनल मास्टर एक्शन प्लान के अंदर ये चीजें, इन एरियाज पर जो है वो एक्शंस लेना है या डेवलप करना है इन एरियाज को। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन का जो ये नोटिफिकेशन है ये पहली बार 2012 में आया गया था, बट उस समय लोकल एनवायरमेंटलिस्ट ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि इनका कहना यह था कि जो ये हिमालयन रीजन जो है वो काफी फ्रेजाइल है, यानी कि काफी कमजोर है, राइट। और यहाँ पर बताया जा रहा था कि जो माइनिंग वगैरह जो है का उपयोग जो यहाँ पर हो रहा है, तो वो बताया गया है कि काफी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकती है। अब देखो ये कैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो ये इसके अंदर कंसर्न्स में ये चीज हम लोग देखेंगे कि भागीरथी रीजन जो है यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर जो है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इस केदारनाथ में 2013 के अंदर एक बहुत ही भयानक ट्रेजेडी हुई थी, एक बहुत ही डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, एक बहुत ही भयानक डिजास्टर देखने को मिला था। इसको लेकर सुशांत सिंह की मूवी बनी हुई है, आपको पता होगा। तो ये जो डिजास्टर हुआ था इसमें ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ था, और ना ही सिर्फ ह्यूमन लाइफ लॉस, बाकी नेचुरल लॉस भी हम लोग को काफी ज्यादा देखने को मिले थे, और तबाही मच गई थी एक प्रकार से आप कह सकते हो। इवन आज भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हड्डियां, जिनके अवशेष आज भी मिलते हैं, जो 2013 में जो इंसिडेंट हुआ था उसको उसको लेकर आज भी बहुत सारी जगहों पर पूरी तरह से बॉडीज भी रिकवर नहीं हुई, इतना बुरी स्थिति थी। श्रद्धालु जो थे वो मतलब लोगों की, श्रद्धालुओं के जो फैमिली है जो उनके साथ केदारनाथ नहीं आई होगी, तो उनकी बॉडीज तक जो है वो लोगों को नहीं मिली। तो आप सोच सकते हो कितना भयानक इंसिडेंट रहा होगा। हिमालय जो है गाइस ये एक्सट्रीमली फ्रेजाइल, काफी नाजुक माउंटेन है। इसमें अगर थोड़ी बहुत भी हिल कटिंग होती है तो हिमालय जो है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है, बड़ी स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। और अगर हम लोगों ने पेड़ वगैरह काटना शुरू किया, फॉरेस्ट लॉस करना शुरू किया, तो क्या होगा कि मलबा जो होगा वो नदी में जाकर बह जाएगा और नदी को ये अफेक्ट करेगा। और ना ही सिर्फ इतना, लैंडस्लाइड्स हम लोग को देखने को मिलेगा। आप जानते होंगे कि पेड़ जो है, पेड़ का काम क्या होता है, प्लांट का काम क्या होता है, ट्री का काम क्या होता है, सॉइल को होल्ड करके रखना। अब क्या होगा अगर अगर पेड़ नहीं होगा, फॉरेस्ट काट दिए जाएंगे, तो सॉइल कहाँ से फिर एक जगह पर हिमालय पे रहेगी? वो तो फिर बहेगी नीचे, लैंडस्लाइड्स होगी, और बहकर अगर वो पानी में मिल जाएगी तो पानी को खराब करेगी, राइट। तो ये चीज है, रिवर को अफेक्ट करेगी। इवन रिवर का जो फ्लो है, कोर्स जो होता है रिवर का, वो अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी वहां पर भरी रहेगी तो रिवर का फ्लो तो स्लो हो ही जाएगा। ये बड़ी स्थिति है। इसके अलावा 1800 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर मोस्टली हम लोग को मोराइंस, जिसको हम लोग
अनकंसोलिडेटेड ग्लेशियल डेब्रिस कहते हैं, जो ग्लेशियर का जो मलबा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं। तो अगर वो वहां पर डेवलप होता रहेगा तो लैंडस्लाइड के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और क्लाउड बर्स्ट की स्थिति में बहुत बुरी नेचुरल डिजास्टर वाली सिचुएशन फिर से डेवलप हो जाएगी। जैसे आपको बताया गया इसकी केदारनाथ का जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें हमने बात करी थी, चर्चा करी थी कि बादल फट गया था, तो वैसे ही कुछ अगर दोबारा से स्थिति होती और इस समय अगर वहां पर पेड़ वगैरह नहीं है जो चीजों को कंट्रोल करे, सॉइल को कंट्रोल करे, चीजें बहुत बुरी तरह से बहेंगी, लैंडस्लाइड्स बहुत बुरी तरह से होगी, उसके नीचे बहुत बुरी दुर्घटना जो है वो हो सकती है। यानी कि आप देख रहे हो कि एक अगर बड़ी लैंडस्लाइड होती है तो वो रोड को ब्लॉक कर देती है, और अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, लोगों ने वहां से निकलने की सोची, तो वो वापस निकल भी नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे, क्योंकि लैंडस्लाइड हो जाएगी चारों तरफ से, राइट। और हिमालय जो है वो सेस्मिक जोन 5 के अंदर भी आता है। सेस्मिक जोन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक होते हैं सेस्मिक जोन 5 के अंदर, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं अर्थक्वेक होने के। तो अर्थक्वेक में और स्थिति जो है वो परिस्थिति खराब हो जाएगी, तो ये चीज बताई जा रही है, ठीक है। और कभी भी अर्थक्वेक जो है वो आ सकता है, ये वाली चीज बताई गई है। अब बात हो रही है सेरो सर्विलांस एनालिसिस के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को कि ये एक रिपोर्ट सबमिट करें और एनालाइज करें सेरोलॉजिकल सर्वे को। देखिए गाइस, काफी सारे रैंडम लोगों से ब्लड सैंपल्स मांगे गए थे, लिए गए थे, और ये सर्वे का ही पार्ट था ये वाले। ये जो सर्वे है सेरोलॉजिकल सर्वे, अब इस पे टारगेट किया जा रहा था कि रैपिड टेस्ट एंटीबॉडीज का हो। अभी थोड़ी देर पहले याद आ रहा है हमने एंटीबॉडीज के बारे में चर्चा करी थी। तो एंटीबॉडीज आप समझ ही गए होंगे किससे रिलेटेड है, कि अगर किसी भी इंसान के अंदर जो कोई भी इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडीज एकदम से सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, राइट। तो इन्हीं सब चीजों के जो टेस्ट होते हैं वो पता लगा देते हैं अर्ली स्टेज पे कि एक इंसान के अंदर क्या हलचल चल रही है बॉडी के अंदर। इसका कुछ ऐसे ईएसआर वीएसआर का टेस्ट भी होता है, ये मैं भी करवाता रहता हूँ अक्सर। ईएसआर का टेस्ट होता है जो कि मेरे रिमोटोलॉजिस्ट लिखते हैं मुझे, तो उसमें भी जो है वो बॉडी के अंदर क्या इन्फेक्शन चल रहे हैं और क्या प्रक्रिया इन्फेक्शन की, तो वो पता लगती है। क्योंकि मेरे को भी ऑटो इम्यून डिजीज है, मेरा भी इम्यून सिस्टम जो है वो मेरी ही बॉडी को जो है वो मारता है, तो वो वाली चीज है एक। तो ऐसे ही जो भी ऑटो इम्यून डिजीज जिन लोग को होती है तो उनका इम्यून सिस्टम ही जो होता है वो उनके लिए खतरनाक बन जाता है, क्योंकि वो अपनी ही बॉडी को फॉरेन ऑब्जेक्ट समझने लगता है। कंफ्यूजन रहती है उसके अंदर कि उसको लगता है कि यार, क्योंकि मैंने भी आपको बताया ना कि कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हिट करने का काम होता है एंटीबॉडीज का, राइट। तो एंटीबॉडीज उस समय सक्रिय हो जाती है जब कोई फॉरेन बॉडी एंटर होती है कि एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर। और जिन इंडिविजुअल को ऑटो इम्यून डिजीज होती है तो उनकी बॉडी ही जो होती है, उसकी जो एंटीबॉडीज होती है, जो डिफेंसिव सेल्स जो होते हैं, वो अपनी ही बॉडी को जो है वो फॉरेन ऑब्जेक्ट समझने लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी को हिट करते हैं। तो इसीलिए ऐसे जो ऑटो इम्यून डिजीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनका समय समय पे ईएसआर कंडक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू पता लगता है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की प्रक्रिया क्या चल रही है या फिर एंटीबॉडीज की प्रक्रिया क्या है एग्जैक्टली, राइट। तो ये सेरो सर्विलांस जो है, जिसमें जो कि एक एंटीबॉडीज डिटेक्शन टेस्ट है, पता लगाता है कि एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर क्या रिस्पॉन्स है एंटीबॉडीज का। ये पूरी चीज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी दी है, राइट। और मैंने आपको बताया कि एक डिफेंसिव एक्शन लेता है इन्फेक्शन और डिजीज के अगेंस्ट, राइट। सिंपल टर्म में एंटीबॉडी जो होती है ये स्पेशलाइज्ड वाई शेप्ड प्रोटीन होती है, राइट, जो कि लॉक कर देती है उस एरिया को, उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को जो कि बॉडी के अंदर आता है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट, राइट। कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी फॉरेन इन्वेडर होता है, फॉरेन कोई भी चीज जो बॉडी के अंदर आती है तो उस चीज को डिटेक्ट करती है एंटीबॉडी और उसको वाई शेप प्रोटीन के थ्रू जो है वो लॉक कर देती है और उसको फिर डिस्ट्रॉय करती है। तो ये पूरा प्रक्रिया है इसकी, इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। कृति स्कैन की यहाँ पर बात हो रही है, अल्ट्रावायलेट बैकेज डिसइंफेक्शन सिस्टम है ये, राइट। कृति स्कैन यूवीसी। तो ये देखो, ये एयरपोर्ट्स वगैरह में आप जाते हो या कहीं पे भी जाते हो आप तो इस प्रकार का बैग लेके जाते हो, ये ट्रैवल बैग होता है। अब इस बैग को ये वाली मशीन के अंदर से अगर निकाला जाएगा तो वो बैग जो होगा वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। बेसिकली टारगेट ये है कि जो लोग ट्रैवल करते हैं तो उनके बैग में भी कहीं कोरोना वायरस ना हो, तो इसके लिए ये डिसइंफेक्टेंट हम लोग को मशीन देखने को मिल रही है। ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका जा सके बैग्स वगैरह के थ्रू। तो ये इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्डर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI जो हैदराबाद के अंदर है उसके द्वारा, और वेहांत टेक्नोलॉजीज नोएडा के द्वारा मिलकर जो है ये बैग बनाया गया, या फिर ये सिस्टम जो है वो बनाया गया, कृति स्कैन यूवी बैकेज डिसइंफेक्शन सिस्टम, राइट। तो ये चीज है, डिसइंफेक्ट करने का है ये, जिसके बारे में आपको थोड़े बहुत जस्ट जनरल डिटेल जो है वो पता होनी चाहिए। और सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे आज, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो आप सबसे पहले तो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा। दूसरे नंबर पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तीसरा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे। एंड जाना नहीं है, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक में आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ, आज सिर्फ एक ही टॉपिक है,
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना। इसके बारे में पहले भी काफी बार डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और एक दो बार मैं आपको लोग को होमवर्क दे ही चुका हूं। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है रिवाइज कर लो, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है अपने हैंड रिटन नोट्स बना लो, और अगर आप ऐसा कर लोगे तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन। मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारे नंबर्स हैं जिन पर आप कांटेक्ट करके पेड कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी हासिल कर सकते हैं और पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये फ्री टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, यहाँ पर भी आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।